Previously, we talked about certain conditions in which language disorders could be witnessed in children of developing age. We realized that there are many factors, and including them, uh, the developmental reasons. Number one, the anatomical or physiological conditions. Number two, and number three, the sociological input, the input from the society or the caregivers, were the contributing factors जो कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज डिले या लैंग्वेज डिसऑर्डर का बायस बनते हैं. Now, since neurology identifies the crucial role of nervous system in language development, we have got another issue at our hands that we talk about adults disorders of language, disorders in adults. So while during this class we'll be talking about certain neurological conditions which actually affect the language itself, and it may affect language, it may affect speech, or a combination of both. So this is possible. So हमारा आज का lecture जो है वो neurological disorders in adults के बारे में, and we proceed with it. So, as was previously, we were talking about that this uh, itself, strokes. Stroke is one condition during which the neurological insult is witnessed. और इसके अंदर होता क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि हाउ डज ब्लड प्रेशर हैज़ टू डू विद इट, लाइफ स्टाइल्स का इसके साथ बहुत ताल्लुक है कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है उसके नतीजे में हेमरेज हो सकता है, क्लॉट्स डेवलप हो सकते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि उसके जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की वो डैमेज होती है, और उस डैमेज के नतीजे में एक कंडीशन राइज होती है जिसको कि आप स्ट्रोक कहते हैं. इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एल्डरली, बड़ों के अंदर. One of the, even in Pakistan, the same is the case. Or blood pressure being a silent killer, it has lots of concerns. Since हमारा lifestyle, हमारे eating habits, हमारी physical activities से दूरी, ये सारी चीज़ें जो हमें ज़्यादा प्रोन कर देती हैं फॉर एन इंक्रीज ब्लड प्रेशर. इसमें वेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो जब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि हम ज़्यादातर बैठे रहेंगे तो उसके नतीजे में what happens is कि the body tends to get more bulk on it, और उसके नतीजे में आपका ब्लड सप्लाई और ये सारी चीज़ें, और द हार्ट हैज़ टू डू मोर वर्क और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और उसके नतीजे में स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. Average age is 67 years. I'm not sure about Pakistan, but yes, this is something after 50s you have got chances कि आपको इस किस्म की कंडीशन जो है वो राइज हो सकती हैं, बिकॉज बाय द टाइम यू आर 50 एक एजिंग का एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है. आप अपने एडल्ट से एल्डरली की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, और इस दौरान जो है वो आपकी बॉडी के जो वाइटल्स हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं. हार्ट की अपनी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसकी नौइयत क्या है. सो ऑल दीज कंडीशंस जो हैं वो हमें प्रिवेंट करती हैं कि हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो है उस वक्त तक तकरीबन छोड़ चुके होते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि उसके नतीजे में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं. Why does it happen? So what does actually stroke do? तो स्ट्रोक बेसिकली एक डिसरप्शन कॉज करता है, एक कॉन्टीन्यूस फ्लो जो था ब्लड का उसको इंटरप्ट करता है, और उसके इंटरप्ट करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हेमरेज, जैसा कि आई टोल्ड यू अर्लियर, हेमरेज इज वन कंडीशन इन विच द ब्लड एक्चुअली सीप्स आउट ऑफ द कैपिलरीज ऑफ द ब्रेन. सो ब्लड की एक सप्लाई के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर आपको याद हो तो आपने देखा था कि किस तरीके से शुरू में वेन्स जो हैं और आर्टरीज और कैपिलरीज जो हैं, आर्टरीज आर बिगर और वो छोटी होकर कैपिलरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं. सो वो जो, ताकि वो हर सेल को जो है वो सप्लाई कर सकें ब्लड, लिहाजा जैसे जैसे ये आर्टरीज और कैपिलरीज नैरो डाउन होती चली जाती हैं, छोटी होती चली जाती हैं, तो उनकी जो विजिबिलिटी है वो भी कम होती चली जाती है, और उनकी स्ट्रेंथ इज अगेन कंप्रोमाइज फॉर रीजंस बिकॉज वो इतना छोटा एक साइज हो जाता है उनका.
अब जैसे ही ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट ने पंप किया उसको, अब ये एक प्रेशर ट्रांसमिशन है, एक प्रेशर जो है वो ट्रैवल करता है अक्रॉस द ब्लड स्ट्रीम, और ये ट्रैवल करता रहता है पूरी बॉडी के अंदर। तो जहाँ से भी कहीं उसको कोई ऐसी कैपलरी, कोई ऐसी आर्टरी, कोई ऐसी वेन जो है वो नज़र आती है जहाँ से विच इज़ वीक फॉर सम रीजंस, या तो उसके अंदर कोई कंजेनिटल ऐसी कंडीशन थी जिसको ए न्यूरिज्म्स बोला जाता है, ए न्यूरिज्म्स के उसके अंदर कोई कंजेनिटल ऐसा फॉल्ट था कि वहाँ से वो ट्यूब जो थी या वो जो कैपलरी थी वो उसके अंदर कोई एक कंजेनिटल किस्म का डिफेक्ट है, और वहाँ से बलून लाइक अपीयरेंस है उसकी, और उसमें से ब्लड जो है वो ऊज आउट करना शुरू कर देता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और बिल्कुल इसी तरीके से एक और कंडीशन है कि बाज़ औक़ात हमारी बॉडी, हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट्स डेवलप हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट डेवलप हो जाता है, और वो ब्लड क्लॉट ऐसा होता है कि वो डिज़ोल्व नहीं होता ब्लड के अंदर, बट इट ट्रेवल्स लाइक अ क्लॉट। तो वो क्लॉट बड़ी बड़ी आर्टरीज में से तो गुजरता रहता है, लेकिन जब बाज़ औक़ात वो किसी ऐसी छोटी कैपलरी में चला जाता है जहाँ पर के वो जाके फंस जाता है तो ब्लड की सप्लाई को मुतासर करता है। तो ये ब्लड की सप्लाई जब मुतासर होती है तो उसके नतीजे में एक उस उस क्लॉट से पीछे पीछे के हिस्से के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना शुरू करता है ताकि वो उस क्लॉट को धक्का दे के निकाल सके आगे। बाज़ औक़ात तो वो क्लॉट मूव कर जाता है और बाज़ औक़ात वो क्लॉट मूव नहीं करता, बल्कि इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से वहाँ पर डिसरप्शन हो जाती है और वहाँ पर कैपलरी में से किसी और जगह से ब्लड जो है वो ऊज आउट करना शुरू कर देता है और ब्रेन के ऊपर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है ऑन द ब्रेन इटसेल्फ, यानी कि न्यूरॉन्स आई मीन। सो अब सिचुएशन ये होगी, इसके नतीजे के अंदर एक कंडीशन अराइज होती है विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोक, और ये इसकी एब्रीविएशन है CVAs, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स। कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, दिस वाज अ वैस्कुलर एक्सीडेंट जिसका ताल्लुक हार्ट के साथ था, और ये एक बड़ी टिपिकल सी कंडीशन है, और एल्डरली के अंदर जो लोग एक्टिव नहीं रहते, अपनी लाइफ की एक्टिविटी को एंगेज नहीं करते, उनके अंदर ये कंडीशन जो हैं वो बहुत विजिबल हैं और बहुत कॉमन कंडीशन है। एंड स्पेशली व्हेन वी लुक अराउंड इन आवर सोसाइटी, वी वुड डेफिनेटली फाइंड आउट पीपल ऑफ एल्डर एज जो कि फिर एक्टिव लाइफ जो है वो नहीं गुजार रहे, दे आर एट द सीरियस थ्रेट ऑफ दिस स्ट्रोक कंडीशन। हाउ डू वी नो इफ समबडी हैज अ स्ट्रोक, कैसे पता चलेगा? तो ये एक फास्ट की ऑप्शन आपके सामने लिखी गई है, इसको अपने जहन में रखें। सो आप देखिए, फेस को देखिए। फेस को देखने से क्या मुराद है, यानी कि इफ देयर इज अ स्ट्रोक देयर माइट बी अ फेशियल एसिमेट्री। मुंह के ऊपर जो है हो सकता है कि आपको सिमेट्री एब्सेंट नजर आए, राइट और लेफ्ट साइड जो है, वैसे तो ये सिमेट्रिकल हैं दोनों, आपका हाफ फेस दूसरे हाफ फेस से सिमेट्रिकल है, लेकिन इन केस इफ दिस इज अ कंडीशन तो यू विल सी अ एसिमेट्री कंडीशन। उसके अलावा जो है वो यू कैन सी के उसका चेहरा जो है वो एक तरफ ढलक सकता है, उसके उसके लिप्स जो हैं वो एक साइड से ड्रूल कर रहे होंगे, ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इवन उसकी जो आई बॉल मूवमेंट्स हैं वो भी मुतासर हो सकती हैं। सो यू लुक एट द फेस ऑफ द पर्सन, देन यू लुक एट द आर्म्स। आर्म से मुराद ये कि उसके बाजू देखें, उसकी टांगे देखें। एज यू विल सी कि आपको उनके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर मसला नजर आएगा। स्ट्रेंथ से मुराद कि एक हाथ हो सकता है उनका रिजिड हो जाए, अकड़ जाए, और दूसरा हाथ जो है वो फ्लॉपी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है कि एक साइड जो है पैरालिसिस हो जाए, वीकनेस हो जाए, या उसको टोटली पैरालिसिस हो जाए किसी एक साइड का। तो आपको आर्म्स देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों बाजुओं को जब आप सामने रखेंगे यू रियलाइज कि उसका एक हाथ के अंदर कुछ डिसफंक्शनिंग आपको नजर आएगी। तो थर्ड थिंग इज स्पीच, कि आप आइडेंटिफाई करें कि उस शख्स की स्पीच कैसी है। फॉर दैट आप उससे बात कर सकते हैं, या उसका कुछ स्पीच सैंपल आप देख सकते हैं, वो किसी और से बात कर रहा है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने देखना है कि उसकी स्पोकन एबिलिटीज़ कैसी हैं, उसकी लैंग्वेज कैसी है। लैंग्वेज मीन्स रिसेप्टिव लैंग्वेज कैसी है, कि जब आप उससे मुखातिब होकर को उसको सिंपल सी कमांड देते हैं, क्या उसको फॉलो करता है कि नहीं? डज ही रिकॉग्नाइज हिज रिलेटिव्स? क्या वो जब कहा जाता है कि आंखें बंद करो तो वो कर रहा है? क्या उसे कहा जाएगा गिव मी अ स्माइल तो डज ही स्माइल एट ऑल? या वो कोई जो भी आप छोटी छोटी एक्टिविटीज वो कहते हैं करने के लिए, क्या वो उनको मैनेज करता है कि नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता?
अगर तो वो करता है तो फेयर एनफ, और अगर वो नहीं कर रहा तो द पर्सन माइट बी सफरिंग फ्रॉम सम लैंग्वेज डिसऑर्डर। और स्ट्रोक के नतीजे में अमूमन लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो है वो हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से व्हेन इट कम्स टू स्पोकन साइड, जब वो आपसे बात करेगा तो हो सकता है कि वो प्रॉपरली आर्टिकुलेट ना कर सके लफ्ज़ों को, हो सकता है कि वो लफ्ज़ों को मम्बल अप करना शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना बोलता हो, समझता हो लेकिन कुछ ना बोल, रिसेप्टिव लैंग्वेज हो लेकिन एक्सप्रेसिव बिल्कुल ही ना हो सकता है कि उसको बात इनिशिएट करने के अंदर प्रॉब्लम हो रही हो। लिहाजा ये चीज़ें आप देखिए। And then of course you need to look at the time. At what time are you talking to that patient? किस वक्त आप उसको engage कर रहे हैं, कितनी देर हो चुकी है स्ट्रोक को। आपने ये भी देखना है कि what is the alertness level of that patient। उस पेशेंट का अलर्टनेस लेवल भी देखिए, उस टाइम ड्यूरेशन को ज़रूर देखिए जो कि विच हैज़ पास्ट आफ्टर दैट एपिसोड ऑफ स्ट्रोक। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि what conditions and what factors are involved जो कि उसकी असेसमेंट के दौरान आपको नज़र आए हैं। जैसे कि ये आप फास्ट का वर्ड अपने जहन में रखिए। सो दीज आर डेफिनेट अर्ली साइंस जो कि आप अपने सामने रखते हुए इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि सिवेरिटी के हिसाब से या डैमेज के हिसाब से कितनी बड़ी कंडीशन से ये शख्स जो है वो गुजरा है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ब्रेन को डिप्राइव हो जाता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती क्योंकि आर्टरी वाज ब्लॉक्ड। अब वो आर्टरी जो थी ब्लॉक थी एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स के नतीजे में एक आर्टीरियल लेवल की जो ब्लड सप्लाई है वो मुतासर होती है। अब चाहे ये ब्लड क्लॉट हो जिसको थ्रोम्बस कहा जाता है, थ्रोम्बस, ठीक है। और थ्रोम्बस कब कहेंगे, जब वो जाके किसी जगह पे स्टक हो गया है, वो जो ब्लड क्लॉट था जिसको कि एम्बोलस कहते थे, वो एम्बोलस जो था किसी जगह पे जाके स्टक हो गया है, दिस बिकम्स अ थ्रोम्बस। और थ्रोम्बस जो है उसकी अगली जो ब्लड सप्लाई है उसको रोक देता है और उसके नतीजे में एक डैमेज हो सकता है, रप्चर हो सकती है आपकी जो आर्टरीज वगैरह, और उसके नतीजे में एक स्ट्रोक की कंडीशन जो है वो हो सकती है। इसको हम ऑक्लूसिव स्ट्रोक्स भी कहा जाता है, ऑक्लूजन हो जाती है। ऑक्लूजन से मुराद कि वो जो ब्लड सप्लाई जा रही थी वो ऑक्लूड हो गई, रुक गई किसी भी वजह से, और इस सूरत में रीज़न जो था वो थ्रोम्बस था, ठीक है। तो थ्रोम्बस की वजह से ऑक्लूड हो गया ब्लड सप्लाई, नतीजा निकला स्ट्रोक। और बाज़ औक़ात ये सेरेब्रल एम्बोलिज्म की सूरत में, फॉर एग्जांपल फ्रैगमेंट ऑफ मटेरियल ट्रैवल थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम रीचेज एन आर्टरी इन द ब्रेन वेयर इट ऑक्लूड्स अ ब्लड वेसल। और बाज़ औक़ात जो है ये एक ट्रैवलिंग मटेरियल जिसको कि जैसे मैंने ब्लड क्लॉट की आपको एग्जांपल दी कि किसी और जगह से ब्लड क्लॉट जो है वो आपकी मेन स्ट्रीम ब्लड सप्लाई के अंदर शामिल हो गया, और वो सप्लाई शामिल होने के बाद वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा यहाँ तक कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए होता हुआ उस वेसल तक पहुँच गया जिसने जिसमें उसने ब्लॉकेज करनी है, वो ब्लॉक कर देता है उस जगह पर, उस वेसल को ब्लॉक करता है, और नतीजे के दौरान जो है वो आर्टरी या वो ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो सकती है। रिजल्ट इज हैमरेज, और इस तरीके से हैमरेज हो जाता है, यानी कि ब्लड ऊज आउट करना शुरू कर देता है फ्रॉम इट्स चैनल। रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल सेंडिंग ब्लड इनटू ब्रेन टिश्यू एंड 20% ऑफ द स्ट्रोक। और ऐसा भी होता है कि इस किस्म के जो केसेस हैं जिसमें सेरेब्रल हैमरेज होती है, दिस इज 20% ऑफ द स्ट्रोक। सो दिस इज़ वाइटल। ऐसा है कि जब वो ब्लड सप्लाई मुतासर हुई है और हैमरेज की शक्ल इख्तियार कर गई है, इट हैज़ कम आउट ऑफ द चैनल इटसेल्फ, तो उसके नतीजे में हैमरेज होगी। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि सिर्फ ब्लड सप्लाई जो है वो मुतासर होती है, और मुतासर इस तरीके से होती है कि थ्रोम्बस ने वो रास्ता रोका उसका, और उसके नतीजे में को फॉर गिवन टाइम एक शख्स जो है वो अनकॉन्शियस हो गया, या उसकी एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होगी क्योंकि ब्लड सप्लाई मुतासर हुई, और वो उसको फ़ौरन से रिकवर भी कर जाता है। इसको इस्कीमिक अटैक बोला जाता है। तो इस्कीमिक अटैक जो था वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए था, लेकिन नतीजा यही था कि थ्रोम्बस था, और थ्रोम्बस के नतीजे में वो ब्लड सप्लाई जब इंटरप्ट हुई तो ब्लड ने पीछे से और प्रेशर डाला और वो डिसलॉज हो गया अपनी जगह से, और ब्लड सप्लाई फिर शुरू हो गई और बंदा होश में आ गया। इस किस्म की कंडीशन जो है वो थ्रोम्बस के केस में। बहरहाल यहाँ पर जब एक ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो गई थी और उसके अंदर से ब्लड
ब्लड जो है ऊज आउट करके हेमरेज की शक्ल इख्तियार कर रहा है, तो दिस इज 20% ऑफ द स्ट्रोक्स टाइम दिस कैन हैपन। इसके अलावा रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक्स आर जनरली द सेम फॉर ऑल एथनिक एंड कल्चरल ग्रुप्स। मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोगों और कल्चर्स के लोगों के दरमियान ये एक कॉमन एलिमेंट है, लेकिन इसका ताल्लुक इतना एथनिसिटी के साथ नहीं है जितना इसका ताल्लुक लाइफ स्टाइल के साथ है। हमारे यहाँ चूँकि हमारा जो डाइटरी सिस्टम है या जो हमारी खुराक है उसके अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा शामिल हैं, उसके अंदर द काइंड ऑफ प्रोटीन दैट वी इंजॉय वो बड़ी डिफरेंट है। उसके बाद कुकिंग बहुत मैटर करती है इसके अंदर। उसके अलावा हाइड्रेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे यहाँ इस चीज़ को बड़ा जो है इसको हाई स्केल के तौर पे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कंडीशन के तौर पर। सो इट इज़ वाइटल कि हम इस तरफ भी अपना ध्यान करें, और इफ़ वी कुड बी एबल टू फाइंड आउट डाटा ऑन इट कि पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है और किस एज और किस एज ब्रैकेट में और किस में थ्रोम्बस ज़्यादा है या एम्बोलस है या हेमरेज के केसेस कितने हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ सिचुएशन जिसके ऊपर आप अपनी रिसर्च को फोकस कर सकते हैं। मोस्ट रिकवरी अकर्स इन द फर्स्ट वीक्स एंड मंथ्स आफ्टर अ स्ट्रोक। तो स्ट्रोक होने के बाद दो किस्म की रिकवरीज होती हैं बेटे। एक रिकवरी वो है जो कि नेचुरल रिकवरी कहलाती है। अब नेचुरल रिकवरी के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन हुई थी ब्रेन के अंदर और वो इन्फ्लेमेशन ग्रेजुअली मेडिसिन से रिड्यूस करेगी, इंसान जो है वो इम्प्रूव अपने आप को महसूस करेगा। सो ये तो हो गया नेचुरल रिकवरी प्रोसेस। बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है कि पहले दिन उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी ना हो, लेकिन विद एवरी कमिंग डे उसकी लैंग्वेज अच्छी होती जा रही है, इसको कहते हैं नेचुरल रिकवरी। हो सकता है पहले दिन उसकी जो लिम्ब की मूवमेंट थी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ग्रेजुअली उसकी वो लिम्ब की मूवमेंट ऑटोमेटिकली वो बेहतर होती चलेगी और उसके अंदर मूवमेंट आना शुरू होगी। तो ये कुछ नेचुरल रिकवरी था। लेकिन नेचुरल रिकवरी से बढ़कर एक और भी रिकवरी होती है, दिस इज कॉल्ड असिस्टेड रिकवरी। अब असिस्टेड रिकवरी के अंदर क्या होता है कि उस नेचुरल रिकवरी के टाइम के दौरान ही हम उसको असिस्ट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपिस्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल स्पीच थेरेपिस्ट आ जाता है, उसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वो उसको ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज करते हैं, लैंग्वेज की एक्टिविटीज़, स्पीच की एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ और डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में ऐसे उनको एंगेज किया जाता है ताकि उनका जो रिकवरी है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। और इसकी इफेक्टिवनेस जो है डिटरमिन करती है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है उनको किस तरीके की मिल रही है। तो रिकवरी का प्रोसेस जो है वो चंद महीने तक जो है वो चल सकता है और अर्ली स्टार्ट हो जाता है इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है रिकवरी का प्रोसेस एंड यू कैन सी चेंजेस। Leading cause of death in people under 35 years old. अब what is a trauma then? So a trauma is a physical insult. ठीक है, फिजिकल इंसल्ट को कहा जाता है। ये तो अंदर अंदर कुछ हो रहा था, ये तो ब्लड सप्लाई थी जो कि डैमेज हो गई थी, जिसका ताल्लुक हमने स्ट्रोक के अंदर देखा। लेकिन एक और कंडीशन भी तो है ना, चूंकि ये अब एक्वायर्ड कॉजेज हैं। एक्वायर्ड कॉजेज से मुराद ये कि यू वर बोर्न नॉर्मल, यू हैड योर लैंग्वेज, लेकिन अब हुआ ये है कि फॉर सम रीज़न, चाहे वो इंटरनल रीज़न या एक्सटर्नल रीज़न है, आपको हेमरेज का जो प्रॉब्लम हो गया और हेमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया, नतीजे में ये निकला कि आपकी लैंग्वेज मुतासर हो गई। एंड आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू लैंग्वेज इटसेल्फ बिकॉज हम स्पीच के लिए ये सारा कुछ इंगेज कर रहे हैं, तो स्पीच और लैंग्वेज की बात मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पीपल अंडर 35 ईयर्स एज, अब इस एज के दौरान what happens is that people do have some other conditions, some other factors, and for example जैसे रोड साइड एक्सीडेंट्स हैं, हेड इंजरीज हैं। अब हेड इंजरी हो जाना, चाहे वो बुलेट वूंड हो या चाहे वो रोड साइड एक्सीडेंट हो, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस पैदा हो जाती हैं जिसके अंदर लैंग्वेज के इश्यूज हो सकते हैं। 1/2 to 2/3 caused by motor vehicle accident। तो नौजवानों को अमूमन हादसा ये इसी वजह से होते हैं जी, बाइक की वजह से, हेलमेट नहीं पहना, गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाई। नतीजा ये होता है कि whenever you hit something तो आपका हेड जो है वो बैंग करता है अगेंस्ट द रोड या अगेंस्ट द डोर ऑफ द कार या किसी चीज़ के साथ जब वो बैंग करता है तो उसके नतीजे में एक डैमेज हो जिसको कंकशन कहते हैं। एक आपका ब्रेन का एक सडन जोल्ट होता है और आपका सर किसी चीज़ के साथ ज़ोर से लगता है, उसकी वजह से आपके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन है वो अफेक्ट होते हैं और उनके अफेक्ट होने की जो वजह से आपको कुछ टेम्परेरी या परमानेंट किस्म की कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती है। फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब इज द मोस्ट कॉमनली डैमेज।
अमूमन इस किस्म के हादसात में जो फ्रंटल एक्सीडेंट्स हैं वो ज़्यादा, यानी कि आपका माथा डायरेक्टली किसी जगह जहाँ पर जो फ्रंटल लोब है वो जाके किसी चीज़ को हिट करती है। तो फ्रंटल के पीछे आपको पता है ना, ये आपका स्पीच का मोटर स्पीच का एरिया था और यहाँ से आपने यहीं पर ब्रोकाज है तो इसी ने तो इनिशिएट करनी। तो बाज़ औक़ात आपकी लैंग्वेज के अंदर डिसफंक्शनिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस हेड इंजरी इटसेल्फ। तो अब ज़रा गौर कीजिए तो यू रियलाइज़ के चाहे वो स्ट्रोक हो या हेमरेज हो, उसके नतीजे में वी रियलाइज्ड के प्रॉब्लम्स तो दोनों सूरतों में हुई। रोड साइड एक्सीडेंट ने भी वही इम्पैक्ट कॉज किया जो कि अंदर वाले ब्लॉकेज ने किया था। लिहाजा इस केस के अंदर भी, ट्रॉमास के केसेस के अंदर भी बाज़ औक़ात जो है वो स्ट्रोक लाइक कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती हैं, हेमरेजेस हो जाते हैं। Then we talk about tumors. Now, a tumor is an outgrowth. ट्यूमर एक ऐसी सेल लाइनिंग के अंदर चेंज है जिसको कि आप जो है वो एक पेडंकल की सूरत में या एक सिसाइल अरेंजमेंट की सूरत में देख सकते हैं। अब ट्यूमर जो थी वो आपकी एपिथेलियल लेयर यानी कि सरफेस लाइनिंग ऑफ द स्किन है, इसके ऊपर एक उभार आ जाएगा और उसके अंदर बाज़ औक़ात कुछ मटीरियल होता है, बाज़ औक़ात उसके अंदर कोई लिक्विड होता है, बाज़ औक़ात वो फाइब्रस होता है। लिहाजा बट बाज़ औक़ात एडिमेटस भी होता है, चाहे खाली स्वेलिंग हो जाए, बाज़ औक़ात उसके अंदर फ्लूइड आ जाएगा। सो ये सारी की सारी कंडीशन जो है ट्यूमर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू दैट कैन कॉज कम्युनिकेशन एंड स्वॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब अगर यही वाला जो ट्यूमर्स हैं अगर आपके ब्रेन के अंदर उन एरियाज के अंदर या उन नर्व्स को जो सप्लाई जो नर्व्स क्रेनियल नर्व्स हैं या उनको अगर ये कंप्रेस करना शुरू कर दें तो उसके नतीजे में आपको कम्युनिकेशन का इशू भी हो सकता है, स्वॉलोइंग का भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि स्ट्रोक के केसेस में हम जब कभी भी बात करते हैं कम्युनिकेशन की और लैंग्वेज की, साथ ही हमने उसकी स्वॉल्विंग को भी देखना है। तो सिंस स्वॉल्विंग में भी वही सारी ऑलमोस्ट नर्व्स इस्तेमाल हो रही थी जो कि आपकी स्पीच के लिए हैं। तो अब जैसे अब टंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है स्पीच में भी, स्वॉल्विंग में भी। फेरिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पीच में भी, स्वॉल्विंग में भी। बिल्कुल पैलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पीच में भी, स्वॉल्विंग में भी। आप ज़रा गौर कीजिए एंड यू विल रियलाइज कि जब कभी भी स्ट्रोक के नतीजे में कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है तो वी डू टॉक अबाउट द स्वॉल्विंग इश्यूज दैट द पर्सन इज कन्फ्रंटेड विद। तो ये एक जहन में आपने बात रखनी है कि व्हेनेवर देयर इज अ कंडीशन ऑफ स्ट्रोक यू शुड ऑलवेज हैव अ कंसर्न एंड यू नीड टू एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट कि स्वॉल्विंग की क्या सिचुएशन है। तो यस एट टाइम्स ये दोनों चीज़ें जो है वो बैक वक्त अफेक्ट हो सकती हैं एंड दे एक्चुअली डू। सब्सटेंसेस दैट पॉइजन और कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाज़ औक़ात इंड्यूस्ड होता है। ये इस किस्म की ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको मुतासर कई तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेड पॉइजनिंग, जैसे आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो उनके साथ इनहेल कर लें आप टॉक्सिक गैसेस, वो टॉक्सिक गैसेस आपके ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा यही होता है कि आपको अनकॉन्शियसनेस और वो सारे फैक्टर्स शामिल होना शुरू हो जाते हैं जो कि ब्रेन एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सो अगेन दीज टॉक्सिन्स कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड कैन लीड टू स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। वो आपको जैसे कि सब जब आप अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं या नशे की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में आपकी स्पीच जो है वो मुतासर होती है और वो जो बहकी बहकी बातें हैं वो बहकी बहकी बातें से मुराद क्या थी? वो यही थी कि द स्पीच इज़ नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड, स्पीच टू द पॉइंट नहीं है, स्पीच इज़ एब्स्ट्रैक्ट, आप जो बात कर रहे हैं इट डजंट रिलेट, इट इज़ नॉट मीनिंगफुल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कंडीशन जो है ये टॉक्सिन्स की वजह से भी या सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से भी आ सकती हैं जो कि ब्रेन के अंदर टेम्परेरी या परमानेंट किस्म की जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं और दे कैन एक्चुअली हैव एन इफेक्ट ऑन योर स्पोकन एंड वर्बल एबिलिटीज ऑल टुगेदर। तो आई वुड लाइक कि यहाँ तक इफ़ वी हैव क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस और आई विल बी हैप्पी टू आंसर।